वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। हमारा आज का लेसन है डीएनए एंड इट्स स्ट्रक्चर। डीएनए और उसकी साख्त। तो हमने कल डीएनए और आरएनए का मुख्तसर सा डिफरेंस लिया था। आइए अब तेज़ी के साथ हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। डीएनए इज़ एब्रीवेशन फॉर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड का एब्रीवेशन होता है। और डीएनए नन्ही मुन्नी इकाइयों मानोमर्स यानी न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। तो डीएनए के अंदर पाए जाने वाले न्यूक्लियोटाइड्स को हम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। वाइल डीएनए स्ट्रैंड इज यूजुअली डबल स्ट्रैंडेड होती है ये स्ट्रक्चर एंड हैव डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, और ये दोहरे स्प्रिंग की तरह डीएनए की स्ट्रक्चर होती है। प्रेजेंस ऑफ डीएनए इज प्रेजेंट यूजुअली इन क्रोमोसोम्स, इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। ये क्रोमोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। फंक्शन के लिहाज से डीएनए एक्ट्स एज द जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। ये ज़्यादातर जानदारों में जीनियाती मादे के तौर पे काम करता है। एंड इट आल्सो कैरीज द जेनेटिक इंफॉर्मेशंस, और इसमें अगली नस्लों के लिए जीनियाती इंफॉर्मेशंस भी पाई जाती हैं। ज़रा इसकी हिस्ट्री की तरफ चलते हैं, डीएनए की डिस्कवरी की हिस्ट्री के बारे। नंबर 1, DNA as an acidic substance was first time declared by Mr. Friedrich Mischer in 1868। तो 1868 में फ्रेडरिक मिशर ने सबसे पहले ये एक्सेप्ट किया, अनाउंस किया कि डीएनए की एसिडिक नेचर होती है। और डीएनए को इसने चूँकि न्यूक्लियस में से डिस्कवर किया था, तो इसे इसने एक और नाम भी उस वक़्त 1868 में दिया था कि न्यूक्लियन। इसने ही नेम्ड इट एज न्यूक्लियन, इसने उस वक़्त इसे न्यूक्लियन कहा था। तो दीगर साइंटिस्ट में शामिल हैं जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, जिन्होंने डबल हेलिक्स मॉडल 1953 में प्रोपोज किया था। तो नेक्स्ट हिस्ट्री में आते हैं। फ्रांसिस क्रिक और जेम्स वाटसन की ये ओरिजिनल पिक्चर दिखलाई गई हैं। जबकि इनके काम के बारे बात करें तो फ्रांसिस क्रिक को या जेम्स वाटसन को 3 और साइंटिस्ट ने भी ऐड किया था, हेल्प की थी, जिनमें से एक लाइनस पॉलिंग है, दूसरा रोजलैंड फ्रैंकलिन, मॉरिस विल्किंस, और थर्ड नंबर पर एरविन कारगिफ का नाम लिया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल रोजलैंड फ्रैंकलिन की डिस्क्रिप्शंस। तो रोजलैंड फ्रैंकलिन एक फ़ीमेल साइंटिस्ट थी जो कि मॉरिस विल्किंस की लेबॉर्ट्री में इसके साथ मिलके काम करती थी। देन शी स्टडीड एक्सरे डाइफ्रैक्शन टू स्टडी वैट फाइबर्स ऑफ डीएनए। इसने डीएनए फाइबर को स्टडी करने के लिए एक्सरे डाइफ्रैक्शन पैटर्न का मुजाहरा किया था। एक्चुअली उसने एक्सरे डाइफ्रैक्शन पैटर्न की परफॉर्मेंस के लिए डीएनए मॉलिक्यूल्स के ऊपर एक्सरेज गिराई थी, रेडियो एक्टिव मटीरियल गिराया था। जबकि डीएनए की बैकबोन पर पिछली तरफ उसने फोटोग्राफिक प्लेट रखी, तो फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर रेडिएशन गुजरने की वजह से स्केच बन गया था जो कि डीएनए डबल हेलिक्स से मिलता जुलता था। देन शी मेड मार्क्ड एविडेंसेस इन एक्सरे डाइफ्रैक्शन टेक्निक्स विद डीएनए। तो उसने डीएनए की साथ एक्सरे डाइफ्रैक्शन पैटर्न के ऊपर काम करते हुए बहुत सारे सबूत भी, एविडेंसेस भी इकट्ठे किए थे। तो उसकी नुमाया 3 फीचर्स हैं जो कि रोजलैंड फ्रैंकलिन ने मॉरिस विल्किंस की लेबॉर्ट्री में काम करके इन्वेस्ट किए थे। पहला, डीएनए स्ट्रक्चर इज़ अ हेलिकल, डीएनए स्प्रिंग की तरह तोड़ा होता है। एंड इट कंटेन्स मोर देन 1 स्ट्रैंड, डीएनए में से ज़्यादा स्ट्रैंड्स पाए जाते हैं। वाइल ईच कंप्लीट टर्न ऑफ डीएनए कंटेन्स 10 बेस पेयर्स। तीसरी सजेशन ये थी कि डीएनए के एक मुकम्मल टर्म में 10 बेस पेयर्स से ज़्यादा 10 बेस पेयर्स एग्जिस्ट करती हैं या 10 बेस पेयर्स पाई जाती हैं। तो ये रोजलैंड फ्रैंकलिन की तस्वीर है। तो नेक्स्ट डीएनए स्ट्रक्चर की तरफ हम आते हैं। डीएनए स्ट्रक्चर बुनियादी तौर पर 4 मुख्तलिफ कैटेगराइज में किया गया है। नंबर 1, प्राइमरी स्ट्रक्चर, 2 सेकेंडरी स्ट्रक्चर, 3 टर्शियरी स्ट्रक्चर एंड देन क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। जबकि डीएनए हमने पहले बात की न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है। न्यूक्लियोटाइड कंटेन्स 3 डिफरेंट कंपोनेंट्स। फर्स्ट इज डीऑक्सीराइबोस, ये डीऑक्सीराइबोस पेंटोस शुगर होती है, 5 कॉर्नर रिंग है, नीचे स्ट्रक्चर में भी दिखलाया गया है एरोहेड लगा के। नंबर 2, बेसिस, ये नाइट्रोजीनियस बेसिस होती हैं और ये 4 मुख्तलिफ किस्म की होती है जिनमें एडानिन, थायमिन, गवानिन और
साइटोसिन शामिल हैं। नंबर 3, फास्फेट ग्रुप या फास्फोरिक एसिड यहाँ पर अटैच होता है। तो ये डीएनए और आरएनए का बुनियादी डिफरेंस भी यहाँ पर दिखलाया गया है। अगर आप डीएनए न्यूक्लियोटाइड को देख रहे हैं तो डीऑक्सीराइबोस शुगर की कार्बन नंबर 2 पोजीशन दिखलाई गई है और उसे रेड कलर से एनसर्कल भी किया गया। यहाँ सिर्फ हाइड्रोजन है, हाइड्रोक्सल ग्रुप नहीं लगा हुआ, यानी OH नहीं है, सिर्फ हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन इज एब्सेंट, चौंके ऑक्सीजन नहीं है, चौंके हाइड्रोक्सल ग्रुप नहीं है, सिंगली यहाँ पर हाइड्रोजन एटम मौजूद है। इसी वजह से शुगर को डीऑक्सीराइबोस शुगर कहा गया है। तो इसके न्यूक्लियोटाइड को डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लियोटाइड इसीलिए कहते हैं कि राइबोस, इसकी शुगर पेंटोज शुगर की कार्बन नंबर 2 के ऊपर ऑक्सीजन एटम एब्सेंट होता है। जबकि इसके बरक्स आप राइट साइड पर आरएनए न्यूक्लियोटाइड को देखें तो पोजीशन नंबर 2 राइबोस शुगर कार्बन नंबर 2 के ऊपर हाइड्रोक्सल ग्रुप दिया गया। चूँकि ऑक्सीजन लगी होती है लिहाजा इसे राइबोस शुगर के नाम से जाना जाता है। नाइट्रोजनियस बेसिस जो कि मेजर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ डीएनए न्यूक्लियोटाइड है, इसे हम 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। एक ग्रुप प्योरिन्स का, दूसरा ग्रुप पैरिमिडिन्स का होता है। अबाउट फर्स्ट वन पैरिमिडिन सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होती है, यानी ये स्ट्रक्चर दिखलाई गई है दैट इज मेड ऑफ 6 मेंबर रिंग, जिसमें रिंग के 6 कोने होते हैं। फॉर एग्जांपल थायमीन एंड साइटोसिन, थायमीन और साइटोसिन का ताल्लुक पैरिमिडिन के साथ होता है। नेक्स्ट प्यूरिन्स, तो प्यूरिन्स आर डबल रिंग्ड स्ट्रक्चर्स, ये दोहरी रिंग पर मुश्तमिल होती हैं। मेड ऑफ 6 मेंबर्स फ्यूज्ड टू अ 5 मेंबर रिंग, इनमें से एक के 6 मेंबर होते हैं, दूसरे के 5 होते हैं और इन्होंने ये कार्बन नंबर 5 की पोजीशन के ऊपर एक दूसरे के साथ फ्यूज़ होते हैं। तो 2 कॉमन एग्जांपल हैं, एक एडेनिन है, दूसरी इसमें गवानीन होती है। तो याद रखिए दी रिंग्स आर नॉट ओनली मेड ऑफ कार्बन, ये सिर्फ कार्बन की नहीं बनी होती, इनमें दीगर एलिमेंट्स भी एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये क्लियर कट न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर को मेंशन किया गया है, जिसमें डीऑक्सीराइबोस सेंटर में है, जब कार्बन नंबर 1 के ऊपर नाइट्रोजनियस बेसिस हैं। तो यहाँ पर एडेनिन एक वक्त में हो सकती है, दूसरे वक्त में गवानीन, साइटोसिन या थायमीन हो सकती है, जबकि पोजीशन नंबर 5 के ऊपर फास्फेट ग्रुप को दिखलाया गया है। तो यहाँ पर ये फिर स्केच बेसिस सेम डीएनए न्यूक्लियोटाइड डीऑक्सीराइबोस, ये केमिकल बेसिस की बुनियाद पे इसने दिखलाया और ओपन स्ट्रक्चरल फार्मूला भी हमें इसने दिखला दिया है। यहाँ पोजीशन नंबर 1 कार्बन के ऊपर बेस है, 2 के ऊपर हाइड्रोजन एटम लगा हुआ है, हाइड्रोक्सल ग्रुप नहीं है, जबकि पोजीशन नंबर 5 के ऊपर फास्फेट ग्रुप दिखलाया गया है। नेक्स्ट न्यूक्लियोसाइड स्ट्रक्चर क्या होती है? मैथमेटिकली बेस प्लस शुगर, कोई एक नाइट्रोजीनियस बेस और उसके साथ शुगर, यानी शुगर की पोजीशन नंबर 1 के ऊपर जब नाइट्रोजीनियस बेस अटैच करती है तो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर को हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। फॉर एग्जांपल एडेनिन अगर राइबोस के साथ अटैच होती है तो एडिनोसिन न्यूक्लियोसाइड बनेगा। इसी तरह से एडेनिन डीऑक्सीराइबोस के साथ कनेक्ट करती है, बॉन्डिंग बनाती है, तो डीऑक्सी एडिनोसिन न्यूक्लियोसाइड बनता है। अगर आप इसी न्यूक्लियोसाइड के अंदर फास्फेट ग्रुप ऐड कर दें तो न्यूक्लियोटाइड बनता है। तो गोया न्यूक्लियोटाइड के 3 कंपोनेंट हो जाएंगे, पहला कंपोनेंट बेस, दूसरा शुगर और तीसरा इसमें फास्फेट ग्रुप होता है। फॉर एग्जांपल डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, सेकेंड एग्जांपल डीऑक्सी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, थर्ड डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये न्यूक्लियोटाइड्स की 3 एग्जांपल्स दिखलाई गई हैं। यहाँ केमिकल बॉन्डिंग के हवाला से भी बॉन्डिंग इसमें किस तरह से होती है याद रखिए, न्यूक्लियोटाइड्स आपस में कोवलेंट बॉन्ड की मदद से जुड़े होते हैं। तो कोवलेंट 2 न्यूक्लियोटाइड के दरमियान पाए जाने वाले कोवलेंट बॉन्ड को हम फास्फोडाइएस्टर लिंकेज या फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड भी कहते हैं। पहली बात, व्हाट इज कोवलेंट बॉन्ड? इट्स अ बॉन्ड दैट इन्वॉल्व्स शेयरिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के एटमों के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स के इश्तराक से बनने वाले बॉन्ड को हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो सो न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक्ड टुगेदर बाय कोवलेंट बॉन्ड्स कॉल्ड फास्फोडाइएस्टर लिंकेजेस। जैसा कि यहाँ स्केच में 2 न्यूक्लियोटाइड दिखलाए गए हैं, एक न्यूक्लियोटाइड ऊपर है और दूसरा न्यूक्लियोटाइड इसमें नीचे है। दोनों न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान रेड लाइन शो करके फास्फोएस्टर बॉन्ड दिखलाया गया है। इस रेड लाइन की मदद से दोनों न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर
डियर स्टूडेंट्स, ये बैकबोन में दिखलाए कि ये बैकबोन 5 to 3 प्राइम डायरेक्शन में है, जिसमें सिंगल न्यूक्लियोटाइड भी हैं, फास्फोएस्टर लिंकेजेस भी हैं और न्यूक्लियोटाइड की बेसिस को भी मेंशन किया गया। अगर आप गौर से देखें तो नंबर 1, ये न्यूक्लियोटाइड के ऊपर थाइमीन बेस अटैच है, फिर इसमें डीऑक्सीराइबोस शुगर है, फिर फास्फेट ग्रुप है। इसके नीचे एक दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, तो पहले न्यूक्लियोटाइड की कार्बन 3 और दूसरे का फास्फेट ग्रुप आपस में अटैच है। इसी तरह से ये एक लॉन्ग इलोंगेटेड स्ट्रक्चर बन रही है जिसे हम पॉली न्यूक्लियोटाइड कहेंगे। क्यों पॉली न्यूक्लियोटाइड कह रहे हैं? इसलिए कि इसमें 1-2 फास्फोडाइएस्टर लिंकेजेस नहीं हैं जी। जितनी चेन लंबी है उसी कदर इसमें कोवलेंट बॉन्डिंग ज़्यादा है, लिहाजा बहुत सारे फास्फोडाइएस्टर लिंकेजेस इसके अंदर पाए जाते हैं। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।